हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आपको क्लासेस लगातार मिलती रहें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग कर रहे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सीटेट के, उनकी सीडीपी कर रहे हैं कि किस तरह का आपका पेपर आता है। जो अगस्त 2023 में एग्ज़ाम हुए थे ऑफलाइन, तो उसके पेपर हैं ये जो अगस्त 2023 में आए हुए हैं ऑफलाइन पेपर। ये सेट ए है। उसके कल हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे। अब 15 से आगे जो क्वेश्चन बचेंगे 15 उनको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, ऑफलाइन पेपर किस तरह का आपका आया हुआ है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है और प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस ये है कि पेडालॉजी आपको समझना है। रट करके आप पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं सीटेट प्रीवियस ईयर के नाम से, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके। मैं पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना सभी सॉल्व करवा दूंगा आपका, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, यानी कि जो अनुभवात्मक अधिगम होता है वो किस पर बल देता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे। अगर आपको नहीं भी आता होगा ये क्वेश्चन तो आप ऑप्शन पढ़ करके बाकी ऑप्शन को हटा करके राइट आंसर लगा सकते हैं। और वो कैसे, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेस होता है, मतलब लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन यानी कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर बिल्कुल नहीं। शिक्षक का नियंत्रण कैसे हो सकता है जब वहाँ पर हो रही है कि अनुभव से जो आपने सीखा है वो किस पर बल देता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। अगला जो ऑप्शन है, द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, बिल्कुल नहीं। इसमें जब आपका अनुभव से आप सीखते हैं उसमें पुनर्बलन का कोई रोल नहीं रहता है, ये आपको समझना होगा। अगला है जो आपका ऑप्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, तो ये सही लग रहा है। लेकिन चौथा भी पढ़ लेते हैं, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया की बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, तो बिल्कुल भी नहीं। जो आपका लर्निंग है वो एक उत्पाद नहीं है, तो आपका ये भी गलत है। इसमें टीचर का अधिगम जो होता है उस पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं रहेगा, ये भी सही है। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका नहीं होगी। अब यहाँ पर है आलोचनात्मक प्रतिबंधन के, अगर आपने अनुभव से सीखा है, ठीक है, तो वो किस पर बल देगी, आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पे आपको महत्व मिलेगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो तीसरा हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का जो है, Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children? बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है। अब आपको पढ़ना है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर केंद्रित करना, तो बिल्कुल भी नहीं है ना। घोषणात्मक ज्ञान पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करना है और हतोत्साहित भी नहीं करना है।
सेकेंड ऑप्शन है आपका कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। सिर्फ प्रोत्साहित थोड़ी किया जाता है, उसमें बात है समस्या समाधान कौशल को किया, जो समस्या है उसका समाधान बच्चे किस तरह से निकाले। तो इनमें जो कौन सी प्रभावी तरीका हो सकता है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, तो ये भी आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपके उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि अगर बच्चा खुद से ही समस्या समाधान नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर समस्या समाधान कौशल किस तरह से बढ़ेगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि उन्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन या समाधान नहीं देना है। चौथा ऑप्शन जो आपका है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। बिल्कुल उन्हें खुद से कहिए कि वो क्या करें, ब्रेन स्टॉर्म का यूज़ करें, बुद्धि का मंथन करें, अपनी बुद्धि का यूज़ करें और सहज अनुमान लगाने का उन्हें खुद अवसर देना चाहिए। जब बच्चा खुद करेगा सारी चीज़ें तब उनके अंदर समस्या समाधान कौशल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इंग्लिश में आपको यहाँ पर दिया है गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रेन स्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गैसेस। याद रखिएगा यहाँ पर बच्चे को खुद मौका देना है कि वो बुद्धि मंथन करे, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करे और सहज अनुमान लगाने का उनको खुद को अवसर दें, तभी बच्चों के अंदर समस्या समाधान कौशल बढ़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए कितना आसान है अगर आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी, क्योंकि देखिए अब ये थ्योरी हर जगह थोड़ी पढ़ाई जाएगी, आपके ऑप्शन चेंज कर दिए जाएंगे। तो अगर आपने उसको समझा है कि सीडीपी एक्चुअली में है क्या, उसकी थ्योरी को समझा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, तो आप जो है ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं और आपको ऐसे ही करना है। तभी आप सीडीपी में 30 में से 28-29 मार्क्स लेकर के आ जाएंगे आराम से। उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, अभी कथन जो आपका दिया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये तो बिल्कुल सही है कि सार्थक वातावरण बनाए और सभी जो बच्चे हैं वो सक्रिय भागीदारी निभाएं। कारण सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो मुझे तो ये दोनों सही लग रहा है और पहले का ये कारण भी सही लग रहा है 18 नंबर का। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए और आर दोनों सही हैं। दूसरा नंबर आर ए की सही व्याख्या है। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जो अभिकथन ए दिया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, ये तो बिल्कुल सही है। जो कारण दिया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है कारण, और सीखने में सक्षम होते हैं। जब सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी निभाएंगे तो सीधी सी बात है वो बच्चे आंतरिक रूप से भी सीखने के लिए प्रेरित होंगे। तो जो ऑप्शन दूसरा है आपका, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। अब आप इसका आंसर ऑप्शन पढ़ के लगाइए। कैसे, Which of the following process does not contribute the course of learning? ऑप्शन में है ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, डीकॉन्टेक्सचुलाइजेशन, यानी कि गैर प्रासंगिकीकरण, वैचारिकता, वर्गीकरण और संगठन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। तो अधिगम के दौरान योगदान कौन नहीं करेगा, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा। संगठन बिल्कुल अधिगम के दौरान योगदान रहेगा, लेकिन जो यहाँ गैर प्रासंगिकीकरण लिखा हुआ है तो आप बाकी कुछ बिना देखे यहाँ पर लगा सकते थे कि गैर प्रासंगिकीकरण ये आपका जो है अधिगम के दौरान योगदान बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन देगा, वर्गीकरण कैटेगराइजेशन देगा, कॉन्सेप्ट देगा आपका, लेकिन गैर प्रासंगिकीकरण बिल्कुल भी अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा नंबर का।
गैर प्रासंगिकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए, यहाँ प्रश्न को समझना है, इसके बाद आपको आंसर लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें प्रश्न पूछे गए जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसके चारों पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, ये तो रटने वाली चीज हो गई। क्रिया की परिभाषा क्या है, ये भी रटने वाली ही चीज हो गई। इसमें बच्चा खुद सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसा प्रश्न कहाँ है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बता देंगे। चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो इसमें अब बच्चा सोचेगा कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। जब आप कक्षा में शुरू में आते थे तो जब आप कोई प्रोसेस करते थे, कोई क्रिया करते थे, तो किस तरह से अब आपकी सोच बदली है, आपकी समझ बदली है। तो फिर बच्चा सोच विचार करेगा, फिर उसका आंसर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर का, हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली। हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा कि कक्षा की शुरुआत में जो आप क्रियाओं का उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदल गई है। तो बच्चा जरूर सोचेगा। यहाँ पर आपको सोचने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रश्न देखिए, क्रिया की परिभाषा याद होगी आप बता देंगे, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध का जस्ट पता हुआ तो आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का हमारा, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Which of the following is an example of internal attribution for failure? ऑप्शन 4 है, उसको पढ़ लेते हैं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ये तो नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। मतलब अगर बच्चा विफल हो रहा है तो आंतरिक आरोपण का इनमें से कौन सा एक उदाहरण होगा। पहले 4 ऑप्शन पढ़ते चलिए। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तीसरा ऑप्शन है आपका, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। चौथा ऑप्शन, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। अब यहाँ पर किसका उदाहरण पूछा है, आंतरिक आरोपण का उदाहरण। तो देखिए ये सब क्या है, बाहरी है। ऑप्शन दिए हैं, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल, क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया। ये आपके आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण हो गया। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण, ये सब बाहरी कारण है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका, ये कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पर पूछा भी गया था कि आपका आंतरिक आरोपण का उदाहरण देना है, तो एक ही है यहाँ पर, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। उसी तरह से अभिकथन पढ़ना है, कारण पढ़ना है। 22 नंबर का, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौना के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं।
कारण दिया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए कथन पढ़ लिया आपने कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौना के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण भी दिया हुआ है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि उनको तो ये कारण बिल्कुल आपका सही है। इंग्लिश में पढ़ लो कारण को। चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल। चिल्ड्रन क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं कि कंसिडर एप्रोप्रिएट क्या लड़के के लिए और लड़की के लिए क्या एप्रोप्रिएट है। उसी संस्कृति से ये सब बच्चे सीखते हैं और उसका चुनाव करते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। क्योंकि बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि लड़के हो तुम, क्यों रो रहे हो, रोना नहीं है। अरे लड़के पिंक कलर का थोड़ी ना कुछ पहनते हैं, बच्चे गुड़ियों से थोड़ी खेलते हैं, ये तो लड़कियां खेलती हैं। तो वैसे ही उनको वो लोग भी व्यवहार करने लगते हैं, इसीलिए ऐसा गर्ल्स और बॉयज़ के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा दूसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। लेओ वाइगॉत्स्की के अनुसार डॉट डॉट बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। As per Lev Vygotsky dot dot plays a significant role in the development of conceptual abilities among children। जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बात करें तो बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज होती हैं, है ना, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो मूर्त पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं। सहकर्मी सहयोग सही हो सकता है। सामाजिक अलगाव तो बिल्कुल भी नहीं। मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम बिल्कुल नहीं। तो ये सारे तीनों आपके गलत हो जाएंगे। सहकर्मी सहयोग यानी कि पीयर कोलैबोरेशन, जो बच्चे होते हैं अगर वो अपने सहपाठियों के साथ, अपने सेम एज के बच्चों के साथ, ठीक है, बच्चों के साथ अगर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल खेलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ सीखेंगे, तो क्या होगा? जो उनकी कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं उनका विकास होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सहकर्मी सहयोग या पीयर कोलैबोरेशन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की थ्योरी इनर स्पीच क्या होती है? इसको बता। इनर का मतलब होता है कि आप अंदर ही अंदर बात करते हो, आवाज़ ना निकल रही हो। इनर स्पीच का मतलब यही होता है। जब आप लेव वाइगॉत्स्की की थ्योरी देखेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी में, तो आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी कि इनर स्पीच क्या होती है आपकी। लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक वाक होता है वो क्या होता है? ऑप्शन आपके पढ़ लेते हैं। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक, विकासात्मक देरी का संकेत, बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, इज द वे ऑफ चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। राइट। जब अपना बच्चा कुछ सोचता होता है तो खुद से बातें कर लेता है, मन ही मन, मतलब बोलता नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर है चौथे नंबर का। क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका, तो जब एक आप काल्पनिक दोस्त से बात करेंगे तो आपकी स्पीच क्या निकलेगी? तो वो सब नहीं, मन ही मन, अंदर ही अंदर अगर आप बात करते हैं, एक तरह से जब आप सोचते हैं
बैठ जाएंगे बस बातें करेंगे अपने आप से, यार मेरा करियर कैसा चल रहा है, मैं टीचर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, तो आप फीलिंग बाहर शेयर नहीं करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद से बात करते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी इनर स्पीच। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इज़ अ वे ऑफ चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन और परिकल्पित निगमनात्मक, यानी ट्रांजेक्टिव रीजनिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग। ये एनिमिस्टिक थिंकिंग हो जाएगी आपका राइट आंसर, बताता हूँ। सेंट्रेशन और हाइपोथेटिकल डिटेक्टिव थिंकिंग, मतलब एक शर्ट को जीवित करना, मानी कि जो आपके खेल खिलौने हैं अगर उनको बच्चा समझता है कि ये जीवित है, ये चल सकता है, ये बोल सकता है, ये खाना खाएगा। जब इस उम्र में बच्चे होते हैं आपने देखा होगा अपने गुड्डा गुड्डियों को खाना खिलाते हैं, है ना। अगर कहीं गलती से बच्चा क्यों मान लीजिए सीढ़ियों में लग जाता है तो क्या करते हैं कि अगर सीढ़ियों को मार दें तो बच्चा शांत हो जाता है, रोना बंद कर देता है। उसे ये लगता है कि जैसे मुझे लगा है अब इसको भी मारेंगे, या मार रहे हैं या मम्मी मार रही है, पापा मार रहे हैं, तो वो देख के शांत हो जाएंगे कि उसको भी लगेगा। तो उनको ये लगता है कि ये जीवित है। तो वही चीज़ है कि शर्ट की बटन को अगर वो ये सोच रही है कि जीवित है तो कौन सा चिंतन हो जाएगा इनका? एनिमिस्टिक थिंकिंग हो जाएगी, यानी कि जीववादी चिंतन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है आपके कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। यहाँ पर ऑटिज्म की बात की गई है। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा किसी शब्द को या तो बार बार दोहराएगा, ठीक है, या फिर कोई शब्द अच्छे से नहीं बोल पाना, थोड़ी बहुत उसको बार बार दोहराना एक ही शब्द को, ये होता है आपका ऑटिज्म। तो ऑटिज्म को हिंदी में यहाँ पर क्या लिखा गया है? विशिष्ट विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी? तो जो ऑटिज्म में होता है बच्चे बार बार एक शब्द को दोहराते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे, फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिक्योरिंग बिहेवियर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। जब आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए तो आप लोग इंग्लिश में ज़रूर उसको देख लें, पढ़ लें। जैसे यहाँ पर निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो स्वलीनता वाले की बात किया जा रहा है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म? तो ऑप्शन आपका जो 3 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। इसमें भी आपके कथन है और कारण दिया हुआ है। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये तो हो गया आपका कथन, यानी कि असर्शन। कारण क्या है? रीजन क्या है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तथा वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 4। ए और 2, मतलब ए और आर दोनों गलत हैं, तो बिल्कुल नहीं। अब ये आपकी जो समालोचनात्मक चिंतन होता है वो होती क्या? वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी में पूरी तरह से समझ में नहीं आता तो। तो इसमें क्या है आपका ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की जो है, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी है।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे नंबर का। 28 नंबर का प्रश्न है, उसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? इंग्लिश में द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, यानी कि प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए सीखने का, यानी कि अधिगम का प्रथम लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहले तो अब ऑप्शन है आपका मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, बिल्कुल गलत है। अगर कहीं पर भी रटने की बात आ जाए तो बिल्कुल आपको ऑप्शन गलत कर देना है, उसको गलत ही रहेगा। बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, यानी कि आप क्या है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, तो रोट वाला तो सिस्टम करना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कंपेटिंग विथ फियर, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। फिर अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये पीयर वाले से बेस्ड क्या है यहाँ पे? चौथा वाला ऑप्शन है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए अधिगम का लर्निंग का, वो क्या होना चाहिए कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का क्या हो? विकास हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है, उसको पढ़िए अच्छे से। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया रेशनल टू एम्पिरिकल। तो प्रभावी ढंग से कैसे बच्चे सीखते हैं? आपको पता है विकास कैसे होता है, बता चुका हूँ आपको, थ्योरी पढ़ा चुका हूँ ये वाली। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, बहुत अच्छे से होता है, तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। विकास अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है, बिल्कुल नहीं, वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, इसमें ये भी याद रखना है। जटिल से सरल की ओर जाता है, बिल्कुल नहीं, सरल से जटिल की ओर विकास आपका होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। जब बच्चे प्रभावी ढंग से सीखेंगे तो किस तरह से सीखेंगे? सीखने के लिए उन्हें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है प्रोसेस। चलिए, सीडीपी का आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, और हमारा जो अगस्त 2023 का पेपर 1 का सेट ए है उसकी सीडीपी आज कंप्लीट हो गई। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, यानी कि वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन दूसरा, यहाँ पर किसकी वेरिएबिलिटी की बात की गई, विविधता की बात की कि उपेक्षा की जानी चाहिए? नहीं भाई, उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करना है आपको वेरिएबिलिटी की, विविधता की। विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? अगर वेरिएबिलिटी है, विविधता है, शैलियों में विविधता है, तो क्या करना चाहिए? को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये नेगेटिव शब्द है कि अगर बच्चे में विविधता, शैलियों में विविधता है तो क्या करना चाहिए? उनको महत्व देना चाहिए तथा मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज रिफ्लेक्शन ऑन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। तो अगर शैलियों की विविधता है तो उसको महत्व दिया जाना चाहिए और आपका ह्यूमन डाइवर्सिटी के प्रतिबिंब के रूप में उसको देखना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। बाकी तीनों देखिए नेगेटिव है यहाँ पर। विविधता, जब आपकी शैलियों में विविधता होगी तो ये अच्छी बात है। विविधता है अगर आपके पास तो उसको ऐसा थोड़ी है कि आप क्या करना है, उसको महत्व ही नहीं देना है, उसकी उपेक्षा करनी है, गलत हो गया। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उस पर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो भी आपका गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जो विविधता होती है वो कभी अवरोध नहीं बन सकती। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हटाइए, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा।
तो इस तरह से आपको CDP को सॉल्व करना मैंने बताया। ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको बार बार थ्योरी में मिल जाएंगी, जैसे लेव वाइगस्की के बारे में हो गया, जीन पियाजे के बारे में हो गया, उनकी थ्योरी से क्वेश्चन आ गए। लेकिन ये क्वेश्चन सारे किसके हैं? आपके क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं कि जो हमने प्रश्न पूछा, 4 ऑप्शन दिए, उनमें से 4 ऑप्शन में आपका इतना मतलब दिमाग चलना चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस और ऐसी थ्योरी पढ़ ली हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हो कि आपका जो दिमाग है ना अपने आप काम करे कि ये ऑप्शन तो गलत ही है यार, ये नेगेटिव वर्ड है, इनको हटा दीजिए। क्योंकि आपको इतनी कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जो आपकी शैलियों में विविधता होती है, विविधता तो अच्छी बात है ना, तो फिर 3 ऑप्शन आप निगलेक्ट कर देंगे, चौथा वाला आंसर लगा देंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया 30 नंबर में? पहला वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए मैथ आ गई, तो इसका जो पेडालॉजी होगा उसको तो हम बाद में करेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे CDP की कंप्लीट कर ली पहले, पेपर 1 सेट A की। अब पेपर 1 की सेट B है, जो सेट C है, सेट D है, इन सब की CDP ही पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पेपर 2 की CDP कंप्लीट करेंगे। 3-4 सेट उसके दिए हुए हैं 2023 के, एक एक करके पहले CDP सभी पेपर्स की, CDP के बाद फिर मैथ पेडालॉजी, फिर हिंदी पेडालॉजी, फिर इंग्लिश पेडालॉजी, उसके बाद पर्यावरण की पेडालॉजी यानी कि EVS पेडालॉजी को कंप्लीट करेंगे। और पर्यावरण भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, परेशान नहीं होना। CTET एग्ज़ाम देने से पहले आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगातार क्लासेस लेनी है, इसी तरह से आपको फ्री में क्लासेस मिलेंगी। CDP की थ्योरी की क्लास ऑलरेडी चल रही है, तो आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हमें ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई है। मिलेंगे अब लोग नेक्स्ट वीडियो में।